तुरंत कि आप बात कर रही हो, तो ऐसे इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, क्योंकि इस बार जो पेपर दिया था मैंने, उस पेपर में स्कोर अप टू द मार्क नहीं था एक, तो मैं आपको पूरा स्ट्रेट लाइन दोबारा समझा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से, बट थोड़ा शॉर्ट में। तो दो फायदे होंगे, एक तो क्लियर हो जाएगा और आज हम आगे भी बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले जब हमने बात की कि स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, यस और नो। अब स्ट्रेट लाइन की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर ये पता करना था तो हमने क्या सीखा, निकालना स्लोप। स्लोप से हमें ये पता चलता था कि लाइन की रियल पोजीशन क्या है। तो स्लोप को कैसे डिफाइन किया कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन में जो एंगल बनाए, तो इसके tan थीटा को हम स्लोप ऑफ द लाइन बोलते हैं, और इससे हमें ये पता चल जाता है लाइन की पोजीशन क्या है। यदि लाइन, ये पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुई, तो हमें समझ में आता है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी इनफाइनाइट लाइन भी क्यों ना, उनका एंगल क्या होगा, जीरो होगा। एंगल जीरो होगा, इसलिए स्लोप भी जीरो होगा। अगर लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, नॉर्मली एक्स एक्सिस के टर्म में लिखते हैं, या इसको पैरेलल टू वाई एक्सिस बोल सकते हैं, पर अल्टीमेटली जब स्लोप की बात की जाती है तो हमेशा टर्म कौन सा यूज होता है, एक्स एक्सिस। तो अगर परपेंडिकुलर की बात की गई तो ये देखा गया कि 90 डिग्री है, तो एंगल 90 डिग्री होता है, और m इक्वल टू 1090 1 बाय इंफिनिटी, यानी हम इसे नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। यानी जितनी भी लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होंगी, उन सबके जो स्लोप हैं वो हमेशा इनफाइनाइट होंगे, यस और नो। यानी m की वैल्यू हमेशा 1/0 होगी। जितनी भी लाइन हॉरिजॉन्टल है उनका स्लोप जो है वो हमेशा 0 होगा। फिर हमने पढ़ा कि अगर दो पॉइंट दिए हुए हों, ये सब लिखा नहीं, आपको समझा रहा हूं, आप लोग भी ऐसे पढ़ा करो बार बार, हर बार ऐसे पढ़ोगे तो आपका कमांड आने लगेगा। अगर दो पॉइंट दिए ए और बी, और हमें इनके बीच का स्लोप बताना है, तो स्लोप होता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा। जरूरी नहीं कि y2 लिखो, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 भी लिख सकते थे। अच्छा, कोऑर्डिनेट का रूल ये कहता है कि जैसे मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे x1 y1, इसका लॉजिकल मीनिंग ये होता है कि ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस x1 है, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो y1 है। अगर मैं कोई और पॉइंट मान लो ले लूं, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, कई लोग इसमें भी कंफ्यूज हैं, बी x2 y2, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस हमेशा ओरिजिन से होता है। यानी अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, इसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बोलते हैं एक्स एक्सिस पर, तो इस तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये यहां से लेके यहां तक, इस पूरे डिस्टेंस को x2 बोला जाएगा, और ये वाले डिस्टेंस को पूरे को y2 बोला जाएगा। तो अगर मुझे इन दो पॉइंट के बीच का समझना है, तो मैं ये पूरे डिस्टेंस में से इसको माइनस कर सकता हूं। बार बार आती जरूरत, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, या ऐसे ये पूरे डिस्टेंस को इससे माइनस कर दें, तो ये y2 माइनस जो डिस्टेंस फॉर्मूले में हमने सीखा भी था। ये बात क्लियर है, ये पोजीशन ऑफ पॉइंट हुई। फिर मैंने आपको जो पढ़ाया, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पढ़ाया। मतलब अगर मैं बोलूं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू सपोज एक्स एक्सिस, अगर मैं आपसे बात करूं कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है, ठीक, पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है इसे पैरेलल टू हम एक्स एक्सिस बोल सकते हैं। ये एक अकेली नहीं होगी, ऐसी कितनी लाइनें हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकती हैं। किसी एक की इक्वेशन की बात करूं तो आप ये बताइए, एक यूनिक चीज दिख रही है आपको क्या, ये जो डिस्टेंस है ये पूरे इनफाइनाइट तक भी क्या रहेगा, और ये वाला डिस्टेंस है क्या, y। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब होता है y इक्वल टू कांस्टेंट, या कुछ बुक में k या c लिखा होता है। तो आपसे कभी भी बोले लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आपके दिमाग में इमीडिएटली आएगा x इक्वल टू k, यानी x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4। ये सब लाइनें जो हैं x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, -2, वो सॉरी हाँ, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू -6, y इक्वल टू 7। अब और बेसिक पे जा रहा हूं मैं, आपको जितना पढ़ाया था उससे भी इसलिए कि आपकी परफॉर्मेंस चाहिए मुझे। देखो अल्टीमेटली आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि आप रिजल्ट ना दो, रिजल्ट दो इसलिए पढ़ रहे हो, मैं भी इसलिए मेहनत कर रहा हूं, आप भी। तो ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजों को समझिए। y इक्वल टू x, y इक्वल टू 9, y इक्वल टू -4, ये सब क्या है, पैरेलल टू x। और y इक्वल टू 0, ये भी ये x एक्सिस ही हो जाएगा, ठीक। तो अगर x एक्सिस की इक्वेशन की बात करूं तो क्या, ये सब लिखवा चुका हूं, लिखो मत, बस सुन लोगे तो थोड़ा परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ये क्लियर, ठीक। अब बात करता हूं परपेंडिकुलर। मान लीजिए मैं बात करूं कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो क्या होगा। अगर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस की बात करूं तो ये लाइन हो गई, या ऐसी कई लाइनें हो सकती है। अब इसमें ये वाला डिस्टेंस कांस्टेंट है, कौन सा, x वाला, तो यहां पर क्या बोलेंगे, x इक्वल टू कांस्टेंट या k या c। तो अगर x इक्वल टू 2 लिखा है, मतलब लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू, दोनों में से कोई भी एक बोल सकते हैं, जहां जो वर्ड ऑप्शन में दिख रहा होगा। मान लो मैंने लिखा x इक्वल टू 3, मतलब लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। मैंने लिखा x इक्वल टू -5, लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। नॉर्मली x के टर्म में ही बताया जाता है, ये रूल है, पर कोई रूल नहीं है ऐसा, मतलब कि ऐसा मैं पैरेलल टू एक्सिस भी लिख दूं तो करेक्ट है। x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -4, ये सब लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। क्लियर। चलिए फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि पूरी स्ट्रेट लाइन की सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है। क्या होती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। विद प्रूफ बताया था। इसमें m इंडिकेट करता है स्लोप को और c इंडिकेट करता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस को। इंटरसेप्ट का मतलब पहले अलग से बता रहा हूं, इसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि ये कोई लाइन जा रही है, ये y है, ये x है। x एक्सिस से जितनी दूरी पर लाइन x एक्सिस को कट करती है, इस वाले डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन, और y एक्सिस पे जिस पॉइंट पर ओरिजिन से दूर रहती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ते हैं तो इसमें हमें इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस ही दिया है, यानी ये वाला डिस्टेंस दिया है और ये दिया है स्लोप। समझे कि नहीं? ये दिया है स्लोप। ये क्लियर? तो जब भी कभी कोई इक्वेशन दी हुई हो तो हम अक्सर इस फॉर्म में बनाते हैं। इसमें m का मतलब होता है स्लोप या ग्रेडियंट से। तो मान लो मैंने लिखा कि y इक्वल टू 3x प्लस 4 और मैं बोलूं बताओ स्लोप कितना, तो आप बोलोगे 3, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कितना है 4। अगर मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 और मान लो मैं आपसे बोलूं कि बताइए स्लोप और इंटरसेप्ट क्या है। मैंने कल पेपर एनालिसिस के समय एक चीज नोटिस की कि आप में से कुछ लोगों को छोटी छोटी चीजें क्लिक नहीं कर पा रही, इसलिए मैं आज इतना बेसिक पे जा रहा हूं। तो कई छोटी छोटी चीजें क्लिक नहीं कर पाती। लाइट चली गई है, अगर बीच में बंद हो जाए तो घबराइएगा मत। जी ठीक है, एक हाथ कम कर दिया। यस, तो अगर इस फॉर्म में बेटा दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर कभी भी स्लोप पूछे, वैसे तो एक सीधा रूल है, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी है तो मैं स्लोप डायरेक्टली देखता हूं माइनस a बाई बी, क्योंकि आप इसको ऐसे लिखते हो 3y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5, ये डिवाइड किया तो माइनस 2 बाई 3x प्लस 5 बाई 3, तो m हो गया माइनस 2 बाई 3, c हो गया 5 बाई 3। मान लीजिए कभी ऐसी इक्वेशन दी है 4x माइनस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0, स्लोप बोलो। यहां निगेटिव तो नहीं आएगा क्योंकि माइनस है b की वैल्यू, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर है बात? इतनी छोटी छोटी चीजें इसलिए बता रहा हूं, दोबारा मुझे पता है आप में से आधों को आता होगा, फिर भी सीख लो, कोई नुकसान नहीं, दोबारा पढ़ने का कोई लॉस नहीं है। बताओ स्लोप माइनस 7 बाय 6, 11x माइनस 13y प्लस 5 इक्वल टू 0, 11 बाय 13। ठीक है, अब मैंने आपको भी एक चीज बताई थी, अगर दो लाइनें पैरेलल हों तो इनके स्लोप कैसे होंगे? सभी लाइन के स्लोप पता है ये बात? तो अगर मैं आपको एक लाइन लिख दूं 3x माइनस 5 बाय प्लस 4 इक्वल टू 0, फाइंड स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल, तो जो इसका स्लोप है वही इसके पैरेलल लाइन का होगा। कल इस तरह के एक दो क्वेश्चन कर रहे थे जो आपको एकदम से कुछ क्लिक नहीं कर पा रहे थे। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं 5x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके पैरेलल लाइन का स्लोप बताओ 5 बाय 6। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अगर दो लाइनें म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। इसका कंसेप्ट मैंने यहां पे बताया था, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, क्योंकि अगर थीटा 0 है तो स्लोप इक्वल होंगे, थीटा 90 है तो स्लोप 1/0 जब ही होगा जब ये 0 हो, ये 0 हो तो ये रिजल्ट। कल कर रहे थे ना क्वेश्चन, आज फिर मैं बोलता हूं ना, पूरा मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे पर चीजें बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। क्लियर? तो अगर आपको जैसे दिया हुआ है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बताओ। तो इसका स्लोप है मान लो माइनस 3/4, तो परपेंडिकुलर का 4/3, क्योंकि दोनों का जब मल्टीप्लाई करो तो -1 मिला। ठीक, याद रखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c मतलब इंटरसेप्ट और m मतलब चलो इंटरसेप्ट जब बोला जाए जब c के बारे में सोचे, और ये c का कांस्टेंट से लेना देना नहीं है। जैसे अभी हमने लिखा था लाइन पैरेलल टू x एक्सिस वगैरह, तो वहां c लिखा था वो c नहीं, ये कांस्टेंट वाला c है। ये क्लियर बात? बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी अगर एक ऐसी इक्वेशन लिखिए 5x प्लस 7 बाय नहीं माइनस 7 बाय प्लस 13 इक्वल टू 0, फाइंड स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो आपने फट से इसका स्लोप बताया। अब क्या होता है, मैंने कल एक चीज नोटिस की, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा था, पर आप में से हो सकता है यही आपकी आदत क्या होता है, आप अगर ऐसे 10 क्वेश्चन कर डालो, अब ये कहने को बहुत छोटी चीज है पर कर लिया तो कौन सा नुकसान हो गया। कई बार हम क्या होता है कि छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है ना, कई बार जैसे कल का जो पेपर था वो बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, किसी बच्चे ने 9th-10th की भी बुक से पढ़ा हो ना तो भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, मतलब केवल 9th-10th की बुक से भी पढ़ा हो या बेसिक कोऑर्डिनेट, पर स्कोर नहीं आया। ये बिल्कुल ऐसा है कि कई बार प्रॉब्लम होती छोटी है पर हम उसे बहुत बड़ा कर लेते हैं। एक स्टोरी सुना देता हूं आपको मैं, वो इसलिए बता रहा हूं कि क्योंकि मैंने फील किया है और शायद ये स्टोरी आपको समझ में आ जाए। एक राजा था, तो वो थोड़ा सा सनकी भी था, उसको जो दिमाग में आ जाए वैसा वो बोलता था करता था। काफी समय पहले की बात है, तो वो टहल रहा था, तो टहलते टहलते उसके पैर में एकदम एक कांटा चुभ गया, खून आ गया। अब राजा था, कांटा चुभ गया तो उसको बड़ी तकलीफ हुई। उसने महल में पहुंचने के बाद अगले दिन सबको बुलाया और बोले कि जाओ जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं उनको बुलाओ और इस समझ प्रॉब्लम का सोल्यूशन करो। तो कुछ जो होशियार थे
वो आए, उन्होंने देखा कि राजा के पैर में कांटा छुप गया। अब राजा को क्योंकि घूमने की आदत हर जगह थी, कहीं भी घूम सकता था, उसने बोला मैं पूरे स्टेट में कहीं भी घूमूं, मुझे कांटा नहीं चुभना चाहिए। तो जो होशियार थे उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, पूरे स्टेट को चमड़े से या चादर से ढक देते हैं। जैसे ये खबर गांव में फैली तो वो तो घबरा गए, उन्होंने कहा अगर ढक देंगे तो खेती बाड़ी कैसे होगी, खाना कैसे खाएंगे। तो सबके सबों ने आके अगले दिन ये बोला कि भाई आप अगर ऐसे ढक दोगे इसको तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, हम खा नहीं पाएंगे। तो राजा ने कहा ठीक है चलो कोई और सोल्यूशन देखते हैं। फिर से मीटिंग हुई, थोड़े और होशियार आ गए उसमें। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं कि हम जो धूल है, ये जो कांटे हैं जितने भी रोड पे सड़क पे, इन सबको साफ कर देते हैं। ठीक है, ये वाली बात तो जमी लोगों को। तो क्या हुआ कि बहुत सारे मजदूरों को बुलाया और सफाई होने लगी, झाड़ू लगने लगी। अब क्या हुआ, उससे धूल उड़नी चालू हो गई। अब जैसी धूल उड़ी, अब वो रुके, धूल फिर बैठ गई, फिर सफाई हुई, तो अब धूल के गुब्बारे बनने लगे पूरे गांव में। अब उससे लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, बीमार होने लगे। फिर मुसीबत आई, फिर गए राजा के पास। तो राजा ने फिर से बैठक बुलाई। प्रॉब्लम बहुत छोटी थी, आपको पता भी है, उस समय नहीं था ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो आप समझिए इस बात को, ये चीज आपकी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं ना, मैं जो स्टोरी सुनाता हूं, अगर मैं प्रॉब्लम में तो इन स्टोरी से मैं हिल हो सकता हूं, तो आप भी हो सकते हो। फिर से इस बात की बात हुई, क्या करा जाए। तो उन्होंने कहा पानी डाल दिया जाए, धूल भी बैठ जाएगी, कांटे भी बह जाएंगे। अब पानी का छिड़काव चालू। अब देखा तो हर जगह कीचड़ ही कीचड़, जो घर नीचे थे वो पानी से भर गए। लोग फिर परेशान हुए, फिर राजा के पास आए। तो राजा को समझ में नहीं आता करें क्या। तो वही एक गांव में बुजुर्ग था, उसने एक चमड़े का जूता लाके राजा को दे दिया और राजा को पहना दिया। राजा चले, कहीं पे भी तो कांटे नहीं गड़ रहे। तो जो चीज हजारों विद्वान जो गांव उस राज्य के नहीं कर पाए, वो एक छोटे से इंसान ने कर दिया। वैसे ये कि हमारे पास है ना, समस्या होती बड़ी है ही नहीं, आपने इलाज करके रखा है। कल का पेपर ऐसा था जिसमें हर बच्चा 25 से ऊपर कर सकता था, पर आपने उसको पहले ही कोऑर्डिनेट का फेयर और फिर बढ़ा के रखा है समस्या को। कई बार बहुत छोटी सी चीज से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मान लो कि मैं एकदम डायरेक्ट लिखता हूं और ये क्लिक नहीं करता, तो आप खुद भी 10 क्वेश्चन कर सकते हो हर बार। अब क्या होता है, हर बार आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो, मुझे करवाने में दिक्कत नहीं है, पर हमारे पास एक टाइम लिमिटेशन होती है। तो जो चीज समझ में नहीं आए, उस प्रॉब्लम को समझो जड़ से और उसको दूर करने की कोशिश करो। तो प्रॉब्लम कोई जीवन में बड़ी होती नहीं है, हमारा नजरिया है देखने का। तो वैसे ही आप लोग में से कई लोग ये करते हैं कि है प्रॉब्लम इतनी सी, इतनी बड़ी कर ली उसको कि अब समझ में नहीं आता कैसे करें, जबकि उसका हल बहुत छोटा सा है। तो आप सब इस बात को दिमाग में रख के चलो, आने वाले पेपर और लॉजिकल देने वाला हूं मैं आपको, और उससे आईक्यू चेक होगा, उससे ये पता चलेगा कि आप बेस कर रहे हो कि नहीं। यानी अभी के पेपर के लिए मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि अगर आप जो अभी टेस्ट दिए जा रहे हैं, अगर उसमें स्कोर नहीं कर पा रहे, तो आप कोई भी गाइड करके अपना स्कोर नहीं बढ़ा पाओ, कर लो आप कितनी भी गाइड। पर क्योंकि इनके लिए गाइड की नहीं, कंसेप्ट की जरूरत है। और अगर इन पेपर में स्कोर कर रहे हो तो गाइड सॉल्व करने की जरूरत खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन पेपर में स्कोर कर रहे हो तो ये वही पेपर है जो आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन दे रहे हैं। तो हम समस्याओं को समझेंगे तो सब चीजें दूर हो जाएंगी। तो क्लियर हुआ कि कभी भी आपसे मैं बोलूं, एक लाइन लिखी मैंने 6x प्लस 11y माइनस 7 इक्वल टू 0, बताओ इससे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा। तो मैं फट से बोलूंगा 11/6। अब मैंने वो भी नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसका -6/11 है, तो उसका 11/6 हो गया परपेंडिकुलर लाइन का। इज दैट क्लियर? चलिए, फिर मैंने आपको पढ़ाया था 2 पॉइंट फॉर्म, नहीं पॉइंट स्लोप फॉर्म, यही बताई थी ना क्या होती थी। इसमें आपको एक पॉइंट गिवन है और क्या गिवन है, स्लोप। तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल टू m माइनस m1। डन। तो अगर इस वाले फॉर्मूले का कब यूज करना है, बताओ इसका कब यूज करना है। मैं 5-6 क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन मत कर देना, बाकी कुछ मत लिखना। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3 - 5 एंड स्लोप ऑफ लाइन 7। क्या होगा बताओ? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3 - 5 एंड स्लोप 7। तो y प्लस 5 इक्वल टू 7 इंटू, बाकी इसको अरेंज आप लोग कर लेना, इस फॉर्म में मत छोड़िएगा, -26 इक्वल टू 0। यस और नो? फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -5 -7 एंड स्लोप 13/12। तो आप फट से बोलोगे y प्लस 7 इक्वल टू इंटू एक्स प्लस 5। यस और नो? वन मोर क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, शॉर्ट में लिखो, पासिंग थ्रू 5 - 11 एंड पैरेलल टू द लाइन 3x प्लस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0। अब मैंने बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल, मैंने स्लोप तो नहीं दिया, पर मुझे पता है जो इस लाइन का स्लोप है वही इसका भी है। तो y माइनस y प्लस 11 इक्वल टू बोलो -3/4 x माइनस 5। यस और नो? अरेंज आप कर लोगे। एक तरीका और होता है जो आप आगे यूज कर सकते हो, अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के कभी भी पैरेलल लाइन पूछे, लाइन पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c, आपको याद रखना, मैं पढ़ाता भी चल रहा हूं, आगे चीजें भी बताता चल रहा हूं। लाइन पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 बोले तो क्या होगी, ax प्लस by इक्वल टू, क्योंकि अगर लाइनें पैरेलल हैं तो ये दो चीजें सेम रहेंगी हमेशा, रीजन ये स्लोप के लिए इंडिकेट करती हैं। तो जो आंसर इससे निकाला आपने, देखिए यही आया ना, 3x प्लस 4y माइनस 39, नहीं
29 इक्वल टू 0, राइट। अब कोई बच्चा ऐसे कर देता तो क्या गलत हो जाता? 3x प्लस 4y इक्वल टू लैम्डा, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट लैम्डा निकल जाएगा, 15 माइनस 44 इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू माइनस 29। यस और नो? क्या हो गया? अच्छा सब इधर आया ना तो प्लस हो गया। अब आपने माइनस 29 यहां रख दिया तो देखो वही आ गया, इधर आया तो 3x प्लस 4y प्लस 29 इक्वल टू 0। क्यों भाई? क्लियर और नॉट? तो आपको चीजें खुद से भी करनी पड़ेगी, जहां डिफिकल्टी है उसको दूर करना पड़ेगा। जो टाइप में दिक्कत जाती है उसके 5 से 10 क्वेश्चन कर लो, वो टाइप किसी दूसरे से अच्छी हो जाएगी आपके। वन मोर क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 6 कॉमा माइनस 3 एंड पैरेलल टू द लाइन। दो तरीके हैं मेरे पास, मैं इससे स्लोप निकालूं बेटा। क्या इसका स्लोप पहले बताइए? 4/3, बिल्कुल ठीक, शाबाश। तो मैं एक तरीका ये था, एक बच्चा ऐसे करेगा, एक ऐसे करता है। बेटर ये वाला है, 6 रखा तो 24 प्लस 9 इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 33, तो 4x माइनस इक्वल टू, आप इससे सॉल्व करोगे तो क्या कुछ और आएगा? वही आएगा, पर आपकी मर्जी है, आप पॉइंट स्लोप से करो, पैरेलल के कंसेप्ट से करो, ठीक। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2/3। अब इसमें देखो आप क्या करोगे बताता हूं, 1/5 एंड पैरेलल टू द लाइन 13x प्लस 19y माइनस 12 इक्वल टू 0। करिए, सही करना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। आप सब ऑनलाइन वाले ध्यान रखिएगा, पावर कट है, मे भी अगर एकदम बंद हो जाए तो घबराइएगा मत, ये पावर बैकअप पे चल रहा है। अब बताइए, कोई दिक्कत नहीं, इसके पहला लाइन बोलिए। तो पहला तरीका यही हो गया, या स्लोप निकाल के कर लो, वो साथ सेम सिंग, स्लोप निकाल के बल्कि मिस्टेक होने के चांस है, क्योंकि उसमें अब इसमें बताओ, आपने लिखा 13 इंटू 2/3, 19 इंटू 1/5 इक्वल टू लैम्डा, 26/3, 19/5 इक्वल टू लैम्डा, 130 प्लस 57/15 इक्वल टू लैम्डा, तो 187/15 इक्वल टू, तो हमारा आंसर हो गया 13x प्लस 19 इक्वल टू 187/15 का ऑब्वियसली हम मल्टीप्लाई करेंगे। अभी ऑब्जेक्ट कुछ और है मेरा, इसलिए मैं आपसे उत्तर देने उलझाऊंगा। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, यही मेथड है उसका, यही लॉजिक है। मेथड कुछ नहीं होता, मेथड मतलब क्या, इसका स्लोप निकाल लिया, पैरेलल लाइन बोली है तो स्लोप यही रहेगा, लाइन पासिंग थ्रू, खत्म, दिस इज कॉल्ड मेथड। यहां रख दो x1 y1 और स्लोप, या पैरेलल की कंडीशन, दोनों ही मेथड है, ऐसा थोड़ी कि मेथड नहीं, ध्यान रखना आप। क्लियर बात? चलिए नेक्स्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -2 4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब मैंने परपेंडिकुलर वर्ड यूज किया है, अगेन परपेंडिकुलर किया है, तो मैं इसका स्लोप आपसे पूछूं तो आप बोलोगे 3/4। तो दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो प्रोडक्ट -1, एक का पता है, दूसरे का बताओ कितना। अब इतना नहीं करना है, ये तो पहला क्वेश्चन कर रहा हूं इसलिए समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं। और आपको खास बात बता दूं, आप उठा के देख लो, कई बार ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं एग्जाम में, लाइन पासिंग थ्रू दिस परपेंडिकुलर, ये भी तक पूछा जाता है एग्जाम में, पर कोऑर्डिनेट का डर इस क्वेश्चन को भी नहीं करने देता है। अब बताइए, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो वही पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दीजिए। ये अप्रोच नंबर 1 हुई। 3y माइनस 12 इक्वल टू -4x माइनस 8, 4x प्लस 3y इक्वल टू 4 या -4, तो आप दोनों जगह सही कह रहे हैं। क्लियर? एक तरीका यह भी होता है, वो भी लिख ले, काम में आएगा। इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज, इससे परपेंडिकुलर इक्वेशन पूछें तो ऐसा भी लिख सकते हो डायरेक्ट, bx माइनस ay इक्वल टू लैम्डा। क्या करा सुनिए, x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं, मिडिल में जो भी साइन है उसका अपोजिट। लॉजिक क्लियर होगा आपको? इसका स्लोप -a/b है तो इसका कितना होना चाहिए था? देखो b/a ही तो है इसका, क्योंकि दो लाइनें म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। आप इससे भी कर सकते थे, मान लो इससे करना होता तो क्या करते बताओ, इसके परपेंडिकुलर इंटरचेंज करते, तो 4x, अब माइनस है तो प्लस, ये 3 उधर चला गया, y इक्वल टू लैम्डा, अब इसको निकालो लैम्डा, -8 प्लस 12 इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा कितना 4 यहां वापस रख दो, 4x प्लस 3y इक्वल टू 4। आइडियाज क्लियर? कोफिशिएंट इंटरचेंज करो, मिडिल पोजीशन का जो भी साइन अपोजिट लो, इक्वल टू लैम्डा, या फिर स्लोप निकाल के कर लो। देखो एक इक्वेशन निकालने के लिए दो कंडीशन लगती है, वो स्लोप इंटरसेप्ट हो सकता है, वो पॉइंट स्लोप हो सकता है, वो 2 पॉइंट हो सकता है, वो केवल इंटरसेप्ट हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। यहां तक क्लियर बात? नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू
11 minus 7 and perpendicular to 6x plus 5y plus 13 equal to 0। आज की क्लास के बाद काफी अच्छे से लगेगा, समझ में आने लगेगा। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन, कांस्टेंट को भूल जाओ, इन दोनों को इंटरचेंज किया, 5x यहां पे 6y प्लस था तो इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा एडिशनल कंडीशन से निकल गया, बोलो 55 प्लस तो बोलो 97, तो आंसर आ गया 5x माइनस 6y इक्वल टू 97। क्लियर? क्लियर? One more question. Find equation of a line passing through 13 by 4, 17 by 6 and perpendicular to the line. 13 by 4, 17 by 6 and perpendicular to the line. इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। ये और बता दूं कि आज पढ़ाते पढ़ाते स्ट्रेट लाइन लगभग खत्म भी हो जाएगा आधा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप जरा समझ के पढ़िएगा हर चीज। हम्म इससे परपेंडिकुलर बोला तो पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, 11x और मैं ऐसे लिखता हूं 11 और 7 फिर बीच में प्लस है तो माइनस इक्वल टू लेमडा। इस पॉइंट से पास हो रहा है 13 बाय 4 माइनस 7 इंटू 17 बाय 6। एक ही मिस्टेक जो आप करने वाले हो उसमें खुशी खुशी कैलकुलेशन, बोलो लेमडा 190। देखिए सभी का, हाँ तो ये ही एक मिस्टेक होती है, थोड़ा सा भी यहाँ घुमा दिया जाए। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, या तो मैं आपको बोल देता हूँ पेपर में यही होता है, कुछ नहीं होता है, जरा सा कैलकुलेशन का पार्ट बढ़ता है, आप लोग गड़बड़ कर देते हो। तो कितना आ गया बोलो 11x माइनस 7 बाय इक्वल टू 191 बाय 12, 12 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए। अब बात करता हूं टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म क्या होती है कि अगर आपको दो पॉइंट गिवन हो x1y1 और x2y2, तो इक्वेशन निकालना सिंपल है। दो पॉइंट पता हो तो स्लोप पता होता हमें, यस और नो? और अगर स्लोप है और एक पॉइंट है तो हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म पता है, तो लॉजिकली तो फॉर्मूला आपको आता है। ओके, तो लिखिए क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 3 7 एंड -4, 7। डन। तो y माइनस, अच्छा सेम लिख दिया तो बदल दो, पर वो भी हो सकता है। पहले चलो जो दिया था उससे भी देख लें, हम जो दिया था उससे कोई दिक्कत नहीं है। y माइनस 7 इक्वल टू 7 माइनस 7 अपॉन समथिंग 0, तो y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7। नेक्स्ट 13 माइनस 4 माइनस 11, 9।
हो गया। क्या हो जाएगा, y माइनस किसी को भी ले लो, 9 + 4/-11 - 13 x माइनस, बस थोड़ा सा ये केयरफुली लिखना जो लिख रहे हो, 13 बाय माइनस का तो 24x माइनस 24 बाय प्लस 96 इक्वल टू -13x प्लस 169, तो 13x प्लस 24 बाय इक्वल टू, हाँ डन। बाकी पासिंग थ्रू वर्ड लिखा है तो आप सेटिस्फाई भी करवा सकते हो। फिर मैंने आपको बताया था इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म बताई थी ना कि अगर एक लाइन ऐसी है, मान लो कि एक लाइन है जो एक्स एक्सेस को ए पर वाई एक्सेस को बी पर कट कर रही है, यानी इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस की लेंथ दी है ए, जिसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो गया a0, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस की लेंथ दी है बी, इसका मतलब, तो आप 2 पॉइंट फॉर्म से बहुत जल्दी बता सकते हो, बता सकते हो कि नहीं। तो क्या हो गया बताओ, जिसकी फॉर्म हमने बनाई थी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू, अगर इक्वल टू में बने तो एक्स का डिनोमिनेटर इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस को बताता है और वाई का डिनोमिनेटर इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस को बताता है। क्लियर और नॉट। इसमें मैंने आपको जैसे क्वेश्चन दे दूं कि इफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस -3 यूनिट एंड वाई एक्सेस 4, फाइंड इक्वेशन इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस -3 वाई एक्सेस 4, एक्स अपॉन -3, ऐसे भी छोड़ सकते हो, एलसीएम भी ले सकते हो, बोलो -4x + 3y इक्वल टू 12 या 4x - 3y + 12, यस और नो। अच्छा, अगर आपको कभी इक्वेशन दी है और इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डायग्राम के लिए तो बड़ा आसान है, मान लो इस फॉर्म में इक्वेशन दी है और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो कैसे करोगे, ax + by, ax अपॉन -c, by अपॉन -c इक्वल टू 1, x अपॉन -c बाय y अपॉन -c बाय b इक्वल टू 1। अब क्या ऐसा पढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं है, पर हम चीजें फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं बस, तो आप लोगों को ये चीजें अपने लेवल से करनी चाहिए, यही तो नहीं करते हो, सीधे गाइड उठाई सॉल्व करना चालू कर दिया, बेस तो बना लो, गाइड तो सॉल्व होने लग जाएगी, कोई भी गाइड सॉल्व करना तो एक ही फॉर्मूला है। अब जैसे ऐसी इक्वेशन लिखी 3x + 4y - 5 इक्वल टू 0, बता इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, या मैं बोलूं इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस वाई एक्सेस क्या होगा, तो सिंपल, आप पहले से ऐसा लिखोगे, फिर 5 का डिवाइड करोगे, कल मैं डायरेक्ट कर रहा था, इधर भी कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी, अभी भी नहीं, एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाओ, वाई का भी 1 बनाओ, अब है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस अगर यहां पर बात की जाए तो 5/3, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस की बात की जाए तो 5/4। ओके, इसका बताइए, 4x - 7y - 11 इक्वल टू 0, फाइंड इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सेस, फाइंड इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सेस, तो सिंपल आप पहले ऐसे लिखेंगे 4x - 7y इक्वल टू 11। अब देखो क्या होता है, स्टेप्स को कम करने की आदत डालो, प्लस या माइनस है तो चलो पहले प्लस लिख दो, -7 इंटू वाई अपॉन, अब एक्स अपॉन बोलो वाई अपॉन माइनस, हाँ बस यही एक छोटी चीज है जो क्लिक करनी चाहिए, तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस है 11/4 और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस है -11/7। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव का मतलब होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में डायग्राम बन रहा है, ये है उसका लॉजिक। डन। तो आपको इंटरसेप्ट एकदम से लिखना आना चाहिए। चलिए, उसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइंस बताया था मैंने, है ना, नॉर्मल फॉर्म और एक डिस्टेंस फॉर्म होती है वो बताऊंगा, पर उसके पीछे कुछ रीजन है रुकने का, मैं कोई भी काम आपको जब कर रहा होता हूं तो कुछ सोच के, अब इसके एंगल क्या होगा, वो नोट भी लिखवाया था, इफ थीटा 0 तो m1 इक्वल टू, बस यहां तक पढ़ा था, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, तो लाइन पैरेलल थीटा 90 तो m1 m2 इक्वल टू, तो लाइन, वैसे तो कुछ चीजें पढ़ा दी मैंने, पर अब यहां से आगे का पढ़ाना चालू करो। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन 3x + 4y - 19 इक्वल टू 0, 7x - 6y + 13 इक्वल टू 0, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस, क्विक, थोड़ा स्पीड।
भाई कभी भी एंगल बिटवीन बोले तो पहली लाइन का स्लोप m1 मान लिया करो, कोई भी एक को, और ये m2 बस। और किसी को भी किसी से माइनस करो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, m1 माइनस m2 करो या m2 माइनस m1, क्योंकि हम क्या लेते हैं, मैं हमेशा ही मॉड लिखता हूं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पहले लिख दो। सही लिखा है, बोलो सॉल्व करके। बाय 3, देखिए सभी 45/46 नहीं आएगा बेटा, गलत मत करो। अब अगर स्लोप लिखा होगा तो ऐसा भी दे सकते हैं आंसर, और एंगल पूछा होगा, एंगल और स्लोप अलग अलग चीजें, एंगल पूछा होगा तो ऐसा लिखा होगा, जो लिखा ऑप्शन दे देना, दोनों तो लिखे ही नहीं हो सकते। वन मोर क्वेश्चन, 4x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, 3x प्लस बी वाई 3x प्लस बी वाई प्लस 13 इक्वल टू 0, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ये भी कॉमनली पूछा जाने वाला टाइप है, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। सिंपल लॉजिक है, इसका स्लोप कितना बेटा, -4/5, दूसरी लाइन का -3/b, क्यों, दोनों का जो प्रोडक्ट है, मुझे बस इतना पता है दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, ये माइनस कैंसिल, 12 इक्वल टू 5b, देन b इक्वल टू माइनस का 12/5, बिल्कुल सही बोला, सॉरी, -12/5। वन मोर क्वेश्चन, ax प्लस 11y माइनस 13 इक्वल टू 0, 7x माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अब ये क्वेश्चन बुक में नहीं मिलेंगे, मैं करवा रहा हूं आपको, क्यों, कि आपका और बेस बन जाए, बस यही पर्पज है। बोलो, पहले का स्लोप -a/11, दूसरे का स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट, माइनस से माइनस कैंसिल, 7a इक्वल टू, देन a इक्वल टू, मतलब एक ही जगह अगर आप ये रख दोगे तो इक्वेशन अपने आप बैलेंस हो जाएगी, अपने को चिंता नहीं करनी। कई लोग पता क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि सर ये यहां पर हो जाएगा 6, ऐसा थोड़ी, ये कोफिशिएंट सेम नहीं दिए, इससे मत बना देना, मतलब वो सेम होने चाहिए थे ना, तो होते हैं। यहां तक क्लियर, चलो अब आगे लिखो, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, यानी अगर दो लाइनें दी हैं तो उनके बीच का क्या, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो मिल जाएगा। देखो दो लाइनें पैरेलल हो तो कभी मिलेगा ही नहीं, दो लाइनें सेम हो तो इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाएंगे, पर दो लाइनें ऐसे इंटरसेक्ट कर रही तो इसका पॉइंट निकालना सीखना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, बड़ा सिंपल लॉजिक है, अगर दो लाइनें दी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो अगर आपसे इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा है तो सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के मेथड आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के समय सिखाए हुए हैं, पहला एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लाई, मेरे को तो क्रॉस मल्टीप्लाई अच्छा लगता है, आपको जो भी ठीक लगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार फिर भी किसी को नहीं आता तो ध्यान दो, एक्स के ऊपर हाथ रखो, b1c2 माइनस b2, पहला प्लस फिर माइनस, हाथ रखो इस पर, a1c2 माइनस a2, 1 अपॉन a1b2 माइनस a2। एक सिंपल लॉजिक है, अगर आप x का निकाला तो इस पे हाथ रख के इनके कोफिशिएंट का ऐसा मल्टीप्लाई पॉजिटिव होता है, और ऐसा b1c2 माइनस b2c1, इस पे हाथ रखा, देखो a1c2 माइनस a2, पहला प्लस फिर माइनस, और फिर अगला इस पे हाथ रखा, a1b2 माइनस a2, अब इसके साथ 1 है तो इसके साथ ले जाओ, तो x क्या हो गया, b1c2 माइनस b2 अपॉन माइनस a2b1, सिमिलरली y बोलो, माइनस साइन के साथ a1c2 माइनस a2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। जिस भी मेथड से करना हो, मेरे तरफ से आपको इसमें फ्रीडम है, क्योंकि जो आपका कमांड जिस पर हो उससे निकालना, आप जिससे जल्दी निकाल सकते हो। कई लोग सब्स्टिट्यूशन से बहुत जल्दी करते हैं, कुछ लोग एलिमिनेशन से करते हैं, कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई, जो सबसे अच्छा लगे, ये आपके ऊपर है। लिखिए क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन में थ्योरी इतनी नहीं है जितनी प्रैक्टिस क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी मिलेगी, मतलब एक स्टैंडर्ड थ्योरी जो पढ़ा रहा हूं मैं, और फिर एक है प्रैक्टिस क्वेश्चन के थ्रू नई थ्योरी मिलेगी, जो मैं आपको प्रैक्टिस के साथ करवाऊंगा। कल भी स्ट्रेट लाइन की क्लास है आपकी। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस।
कल स्ट्रेट लाइन, थर्सडे मॉक एनालिसिस, फ्राइडे फिर स्ट्रेट लाइन। हो गया बेटा? देखिए भाई, x अपॉन 18 माइनस 55, y अपॉन 22 प्लस 12, 1 अपॉन 20 प्लस 6। आप माइनस मेरा मत देखना, मैंने वही किया। यहां बोलो कितना बचा? एक मिनट रुक जाओ भाई, मैं इधर हाथ रखा। 24। हाँ, अरे भाई मुझे करने दिया करो मेरे तरीके से, आप अपने तरीके से करो। 18 माइनस 55, y अपॉन 22 प्लस 24, 1 अपॉन 20 प्लस 6। मैंने बिल्कुल सही लिखा है। और पहले भी मैं क्या करता हूं कि जब इस पे जाता हूं तो ऊपर माइनस ना लिख के नीचे से कर देता हूं। आप माइनस लिख के ऊपर से कर लेते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x अपॉन बोलो कितना? माइनस 37, y अपॉन 46, 1 अपॉन, तो x की वैल्यू है माइनस 37 बाय, आप तो ये देखो x और y सेम आ रहे हैं कि नहीं, और 46 बाय यानी 23 बाय। आप ये मत बताओ मैंने कहां गलत लिखा, आप तो बस कैलकुलेशन करके एक्स वाई बताओ। देखिए ये आ रहा है। वन मोर क्वेश्चन। अब देखो आपको मैं एक सजेशन दूंगा, करने को हम ये 10 क्वेश्चन में करवा सकता हूं, पर क्या फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते? तो आप लोगों को जहां जिस एरिया में, मेरे पढ़ाने वाले एरिया में कहीं पे भी लगता है कम समझ में आया, प्रैक्टिस कम है, आप लोग खुद से 5 क्वेश्चन कर लो। और उसके लिए बुक की जरूरत ही नहीं है। मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं अपने आप से बता दूं, मैं बिल्कुल श्योर हूं कि 80% ऑफ टाइम्स मुझे ना बुक ना रजिस्टर किसी की जरूरत नहीं पड़ती, अनलेस एंड अनटिल स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं। क्योंकि मेरा मानना है कि मैंने थ्योरी कंसेप्ट ऐसे बनाया, मैं खुद क्वेश्चन फॉर्म कर सकता हूं, और आप भी यही करने लग जाओ। फिर देखो आपसे कैसे गाइड नहीं होती, फिर उठा लो टफ से टफ बुक भी उठा लो, आप सब बनेगा, क्योंकि आपने उसके बेस को, जड़ को पकड़ लिया। तो जहां आपको दिक्कत जाए ऐसे 10 क्वेश्चन कर लीजिए। मैं बस आखिरी दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। आप लोगों के लिए बता रहा हूं कि जिन जिन एरिया में जो ही नहीं, जिसको नहीं आता, मान लो जिसको ये बहुत अच्छे से आता है उसको जरूरत ही नहीं प्रैक्टिस की, मूव ऑन। जिसको नहीं आता वो प्रैक्टिस करे, सबका लेवल अलग अलग होता है। वन मोर क्वेश्चन। 11x माइनस 13y माइनस 17 इक्वल टू 0, 6x प्लस 5y माइनस माइनस 19 इक्वल टू 0, जिसमें मुझे 100% पता है, जितने लोग उतने आंसर आ सकते हैं इसमें। देखो आपको चैलेंज के साथ दे रहा हूं, देखता हूं। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्विक एंड फास्ट। बार बार प्रैक्टिस करोगे दिक्कत नहीं होगी। और ऐसा आज नहीं, मैं जब से पढ़ा रहा हूं, बस पहले साल के बाद से मुझे याद नहीं कि मुझे बुक्स की जरूरत पड़ती थी, नहीं पड़ती थी। आज भी पूरी मैथ पढ़ा सकता हूं। आप एक बार में बोलो तो 3-4 दिन लगातार आप में दम हो तो अपन चलते हैं पढ़ा। हर 2 घंटे बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। मेरा बहुत इच्छा है कि मैं ऐसा कुछ ब्रेक करूं, कुछ रिकॉर्ड बनाऊं, आप लोग सपोर्ट कर दो। या फिर आप लोगों की 3-4 पाली बना देंगे कि 6 घंटे एक सोएगा, 6 घंटे एक, मैं तो नॉन स्टॉप पढ़ाता रहूंगा, आप लोग 18-18 घंटे पढ़ते रहना। ठीक है, करेंगे ऐसा, रिवीजन करेंगे। जल्दी बोलिए, आंसर बोलिए मुझे सीधा सीधा। बोलो बोलो। x इक्वल टू 332, ये सही लिखा यही। अब देखो मैं आपको दे रहा हूं, ढूंढते रह लो, आप सो गाइड कर लो, ऐसा एक्स वाई नहीं मिलेगा। आप बुक के क्वेश्चन करोगे ना, मैं श्योर हूं 2 3 माइनस 2/3 ऐसे ही आते हैं। इसलिए मैंने जब ये चीज देखी कि बुक के क्वेश्चन से बच्चों की ना कैलकुलेशन इंप्रूव होती है ना लॉजिक, तो मैंने ये चीज इसलिए बहुत पहले से पकड़ी हुई थी कि मुझे अपनी तरफ से लिखना ना, मुझे आंसर की जब पता होता है ना आपको पता होता है। मैं तो मेजॉरिटी देखता हूं या खुद सॉल्व करता हूं। यही पढ़ने के तरीके को आप बदलो तो थोड़ा सा, क्योंकि नई चीज तो ऐसे ही बनती है। जितना आज नया इन्वेंशन है वो किसी दिमाग का पहली बार की सोच के बाद उसके ऊपर एक्शन लेने से बनता है। आप बताओ सर मिलेगा आपको? मैं कह रहा हूं आप कोई भी लिया दुनिया की गाइड, मैं श्योर हूं नहीं मिलेगा। अब मेरी बात सुन के ऑन ईयर कोई कर ले बाद में बुक तो अलग बात है, क्योंकि आज की डेट में कॉपी चीजें जल्दी होती हैं। डन, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं कॉनकरेंट लाइन। कॉनकरेंट लाइंस, संगामी रेखा हिंदी में से बोलते हैं कॉनकरेंट लाइन। कॉनकरेंट मतलब होता है कि जैसे 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं और इसी के इंटरसेक्शन से अगर थर्ड लाइन पास हो जाते हैं कॉनकरेंट बोलते हैं। कॉनकरेंट में मिनिमम कितनी लाइन होना चाहिए? 3, 4 भी हो तो चलेगा, ये सब कॉनकरेंट लाइन कहलाएंगे। पर हमें मिनिमम कितनी लाइन लगेंगी? 3 लाइन लगेंगी। 2 के इंटरसेक्शन से तीसरी पास हो रही है, कॉल्ड कॉनकरेंट। तो हमको करना क्या है, 3 लाइनें दी होंगी यहां पर। अब जब भी याद रखिएगा थोड़ा सा, जैसे मैं अगर लाइन 1 बोलूं तो मतलब ये है, अब बार बार इक्वेशन लिखने का टाइम, लाइन 2 बोलूं तो A2 लिख लो बस, लाइन 3 बोलूं तो A3 लिख लीजिए। ये हो गई 3 लाइंस। अब देखो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, समझना यहां पर 2 चीजें बतानी मुझे। 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, बताओ क्या क्या। एक कि लाइन कॉनकरेंट है, और मान लो कॉनकरेंट नहीं हुई
तो फिर वो क्या बना रही होंगी? ट्राइंगल। अब आप बोलो सर तीनों पैरेलल हो जाए तो कोई बात नहीं, वो तीनों पैरेलल है तो देख के दिख जाएगा सिर्फ तीनों के इक्वल, तो आप उसे पैरेलल लाइन लिख दोगे। अभी मैं बात कर रहा हूं मान लो इंटरसेक्ट वगैरह कर रही हैं तो अगर कॉन्करेंट हुई तो ये होगा, और ट्राइंगल हुई तो आपसे अभी आगे चल के अगला पार्ट इसके तुरंत बाद मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल सिखाना है। यानी आपसे अगर बोला जाए कि चेक करना है तो या तो वो ट्राइंगल फॉर्म करेंगी या कॉन्करेंट होंगी। ट्राइंगल फॉर्म करेंगी तो अगला क्वेश्चन बनेगा उसका एरिया बताना, और अगर कॉन्करेंट हुई तो ट्राइंगल बना ही नहीं तो एरिया नहीं होगा। तो हम इसको दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं, एक तो एरिया ट्राइंगल से प्रूव कर सकते हैं, अगर एरिया जीरो आया तो लाइन, और एरिया नॉन जीरो आया तो कॉन्करेंट नहीं है। पर ये लॉन्ग मेथड है तो अभी शॉर्ट मेथड पे जाता हूं। करने का तरीका बताओ क्या होगा, इसको आप लोग समझ गए होगा। दो लाइन से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, कोई भी दो एनी टू, इन दो से या इन दो से, और जो जिन दो लाइन से इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है वो थर्ड में पुट कर दो, सेटिस्फाई कर गया तो, और नहीं करा तो नॉन कॉन्करेंट, मतलब ट्राइंगल बना रही है जो भी हो। ये क्लियर? एक तरीका तो ये होता है, और दूसरा तरीका होता है हम डिटर्मिनेंट से भी करते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। हम सीधा सीधा पहली लाइन की इक्वेशन के कोफिशिएंट फर्स्ट लाइन में लिख देते हैं, दूसरी लाइन के मतलब दूसरी इक्वेशन को सेकंड रो में, थर्ड इक्वेशन को, और इस डेल्टा की वैल्यू अगर जीरो आए तो लाइंस आर कॉन्करेंट। ये भी एक तरीका होता है। बता रहा हूं, हाँ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है ना, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पहला एलिमेंट और उसके बेटा सब डिटर्मिनेंट, तो B2 C2 B3 C3, पहला प्लस फिर माइनस, फिर B1 A2 A3 C2 C3 प्लस C1 A2 B2 A3 B3। और ये कैसे करते हैं? ABCD सिंपल, AD माइनस BC। एक क्वेश्चन लिखिए बेटा, क्वेश्चन से समझ में जाएगा। तो अब मैं आगे से वन लाइन बोलूं तो A1X होगी, टू लाइन तो A2 के साथ, थ्री लाइन तो A3, फोर लाइन तो बार बार नहीं लिखवाना आप मुझसे। चलो द लाइन्स 3x प्लस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0, 3x माइनस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0, एंड x माइनस 2y इक्वल टू 0 आर। इस तरह के ऑप्शन होंगे, कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट, फॉर्म, ऐसे कुछ भी हो सकता है ऑप्शन। क्या करना है? तीन लाइनें दी हैं, अगर आपसे बोला जाए कि लाइंस आर कॉन्करेंट तो दो के इंटरसेक्शन से अगर तीसरी लाइन पास हो रही है देन इज कॉल्ड कॉन्करेंट। अब इसको एक तरीका मैं पहले बताता हूं सिंपल, मतलब देखो ये x इक्वल टू 2y दिया, 1 2 और 3, सुन लो पहले, x इक्वल टू 2y ये किसी भी इक्वेशन में रख दो, मान लो आपने इसमें रखा 2 में, तो 3 इंटू 2y माइनस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0, बोलो 6y माइनस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू बेटा बोलो 4, तो y कितना 2, y 2 है तो x कितना 4 2, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है कितना, ये दो लाइनें थी, समझना लॉजिक, ये दो लाइन थी जिसमें एक ही इक्वेशन थी x इक्वल टू 2y, एक थी 3x माइनस 8y। अब मेरे पास जैसे ऑप्शन में कॉन्करेंट दिख रहा है तो मैं सोचूंगा, नहीं तो नहीं सोचूंगा, इसमें स्ट्रेट लाइन में बहुत वैरायटी है। अब क्या करना है ये ऑप्शन बताएगा आपको और कुछ नहीं। तो आप बताओ ये पॉइंट में इसमें जो बची हुई थर्ड लाइन है कौन सी, 3x प्लस वाई माइनस, इसमें रखूं तो 4 3 12, y की जगह 2 माइनस 0 आ रहा है, यानी थर्ड लाइन इसके इंटरसेक्शन से पास हो रही, तो ये हुआ कॉन्करेंट। अगर बिना डिटर्मिनेंट के करना है तो मेरा सजेशन है डिटर्मिनेंट से करो, पर बिना के करना तो ये कर सकते हो, जिस और ऑलमोस्ट दोनों में इक्वल टाइम लगता है आपका, जिस पे कमांडिंग हो उससे कर लेना, कोई इसमें भी थंब रूल नहीं है कि आपको डिटर्मिनेंट से ही करना है, क्योंकि कई बार बताऊं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जल्दी हो जाता है। कई बार आप जैसे इसमें दिख रहा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बहुत आसान था क्योंकि कांस्टेंट नहीं था, तो मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सिखा दिया। ओके, और अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट से करना होता तो रूल के हिसाब से तो पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन तीसरी है, आप किसी भी ऑर्डर में लिख लो, तो मुझे सबसे अच्छी होगी कि इसको मैं ऊपर लिखूंगा, क्यों, हाँ एक एलिमेंट, फिर कोई भी किसी भी ऑर्डर में ले लो, 3 1 और चेक करिए इसको क्या आ रहा है। आप कैसे करोगे, 1 के साथ किया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बोलो 3 3 4, बस खत्म। तो ऐसा नहीं कि डिटर्मिनेंट से टाइम नहीं लगता, आप इंटरसेक्शन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्या आ रहा है, 0। नॉर्मली इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं वो बता रहा हूं, लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ द लाइंस आर कॉन्करेंट। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन दे देंगे 3x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, 4x प्लस लेमडा y प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस 7y प्लस 11 इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ द लाइंस आर कॉन्करेंट। ये सबसे कॉमन टाइप पूछी जाने वाली है किसमें, स्ट्रेट लाइन में, यानी स्ट्रेट लाइन में जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें एक ये वाला क्वेश्चन का बड़ा एक्सपेक्टेड टाइप कहलाता है ये।
लैम्डा की वैल्यू क्या होगी अगर लाइन कॉन्करेंट है तो? हाँ बेटा, माइनस बाय ढूंढ लेना, ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ऐसा मिलेगा लेमडा 2 लेमडा 3, मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, ये सही है 39। मतलब मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि हम जब खुद बनाते हैं क्वेश्चन तो हमारे हाथ में हम कैसी कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं, अपने आप इंप्रूवमेंट आएगा। माइनस 14/39 बेटा गलत लिख रहा आप। अब देखो इसमें लेमडा निकालना है, जो चीज निकालनी है उस इक्वेशन को पहले लिख लो, कोई रूल थोड़ी है कि वो बीच में लिखेंगे, बीच में लिखोगे लेमडा 2-3 बार आएगा, तो आप ऐसे लिखो, फिर 2 -7 11 3 2, और एक अप्रोच ये है, दूसरी इन दोनों को इसको और इसको क्या करो, देखो 3x + 2y -3 = 0, 2x - 7y प्लस इन दोनों का क्या निकाल ले, इंटरसेक्शन पॉइंट 22 - 21, y के साथ क्या -6 - 33, 1/- -21 -4, तो x आ गया, ये 1 बचेगा, तो -1 अपॉन -1/25, और y आ गया कितना -39 अपॉन, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना, ये x और y आ गए। अब ये x और y आप जो बीच की इक्वेशन है उसमें रख दो, तो 4 × -1/25 प्लस y की जगह लेमडा इंटू बोलो 39 अपॉन +3 = 0, यस और नो, एलसीएम थ्रू आउट 25 आ गया, तो -4 + 39 लेमडा प्लस 75 = 0, ये बचा कितना 71, तो लेमडा आ गया -71 अपॉन, यही बोला था ना आपने, या फिर ये डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो, जो कंफर्ट लगे, उसमें कोई रूल नहीं है। मुझे इसमें दोनों में मैंने देखा ऑलमोस्ट कभी इसमें टाइम कम लगता है, कभी इसमें टाइम कम लगता है, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। बुक में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, जरूरत भी नहीं है बुक की, आपको पढ़ाई के तरीके में पता क्या करना चाहिए, जैसे मैंने पढ़ाया पूरी थ्योरी पढ़ो रजिस्टर में, खुद क्वेश्चन बनाओ और करते जाओ, जरूरत ही नहीं है किस बुक से करें, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन पूरे आपको पता है, तैयारी करने वाले बच्चों का 2 साल तक किस बुक से पढ़े ये क्वेश्चन होता है, और जिसका ये क्वेश्चन होता है मैं श्योर हूं उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो 2 साल तक यही नहीं समझ पा रहा किस बुक से पढ़े तो क्या होगा उसका। चलिए वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस वाला टाइप का, फिर एरिया पे आएंगे। 7x - 11y + 13 = 0, 6x + 5y + 9 = 0, 13x + 12y + lambda = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ लाइंस आर कॉन्करेंट। ट्राई करिए सही भी आए और जल्दी आए, सबसे पहले और सबसे फास्ट, और राइट आंसर क्विक। यस डन, बोलो, मुझे तो आंसर मुझे भी नहीं पता है, मैं तो मेजर बोल, और आप लोग बिल्कुल मत डरा करो, आप ऑनलाइन वाले भी तुरंत लिखा करो, गलत आएगा क्या होगा, पर बताने से ही सुधार होगा। एक मिनट को 2110 बोलो 19, हाँ ये क्वेश्चन बुक में मिल सकता है ढूंढते हुए, अब आप बनाना, बुक तो मिल जाएगा यार है, लेट्स सी, भाई आप लिख रहे हो राहुल 2052/101, ठीक है, विदित आप लिख रहे हो 1952/101, गोविंद यही इसका ही चांस है, आप सभी का ऑनलाइन में भी आने लगा। अब ये क्वेश्चन ने 2 काम किए, आपको कॉन्करेंट का कंडीशन सिखा दिया, थोड़ी कैलकुलेशन पे वर्क हो गया, क्लियर, ठीक। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, अरे कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक सेम लाइन दिखेगी, एक ही, 3 होंगी नहीं, सबके स्लोप सेम होंगे, m1 = m2 = m3 = जितनी लाइन है, दिस इज कॉल्ड कोइंसिडेंट। कॉन्करेंट मतलब केवल एक ही पॉइंट कॉमन है, ओनली सिंगल पॉइंट, नॉट मोर देन 1 पॉइंट। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, आप सब सुनी नहीं रहे बात को,
जीरो हो गया डिटर्मिनेंट, पर लॉजिक तो समझ लो, दोनों में अंतर क्या, डिटर्मिनेंट जीरो डजंट मीन की लाइन क्या है। मैं कह रहा हूं अगर एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है तो कौन करंट है, अगर एक के ऊपर एक जा रही है, अब ये क्या कौन करंट है, इसका स्लोप क्या है, वो है कांस्टेंट 7/11, इसका स्लोप बोलो, यही खत्म हो गई कांस्टेंट, बस खत्म। आप सोचिएगा आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आप खुद क्लियर हो जाओगे। आप पूछना चाह रहे हो कौन करंट लाइन और कौन लाइन सेम होती है, सेम आंसर, दोनों के डिटर्मिनेंट जीरो आ रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है वो ठीक है समझ गया, पर डिटर्मिनेंट तो 100 जगह जीरो आ सकते हैं, पर रेफरेंस समझना पड़ेगा। इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है मान लो, पर इसके स्लोप कैसे हैं, अलग अलग है, तो इसका मतलब ये क्या हुई, कौन करंट। अब मैं एक लाइन ऐसी लिख दूं, सुनो जो आप पूछना चाहते हो, x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 3x प्लस 6y प्लस 12 इक्वल टू 0, इसका डिटर्मिनेंट भी जीरो आएगा, इसका डिटर्मिनेंट भी, अभी बता देता हूं, बिना सॉल्व कर ही बता देता हूं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आया, पर ये कौन करंट लाइन नहीं है, क्यों, क्योंकि इन सबके स्लोप कैसे हैं, सेम है, तो ये कौन सी लाइन है, एक के ऊपर एक, आगे बात समझ में, तो हमें रेफरेंस समझना पड़ेगा। चलिए अब अगला पोर्शन लिखो, इफ थ्री लाइंस इंटरसेक्ट देन एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी तो इफ नॉन कॉन्करेंट लिख दो लाइन, या लिख दो इफ थ्री लाइन इंटरसेक्ट एंड फॉर्म अ ट्राइंगल देन एरिया ऑफ ट्राइंगल। इफ थ्री लाइंस फॉर्म अ ट्राइंगल देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी थ्री लाइंस दी है, मान लो कि ये कॉन्करेंट नहीं है, पेपर में क्वेश्चन आएगा ऐसा है, थ्री लाइंस फॉर्म अ ट्राइंगल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, थ्री लाइन फॉर्म अ ट्राइंगल देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, अपने तरीके से लिख दो। क्लियर है बात कि इफ थ्री लाइंस फॉर्म अ ट्राइंगल देन एरिया ऑफ ट्राइंगल। अप्रोच नंबर वन, अप्रोच नंबर वन जो आपको पता है, ये पहली लाइन है मान लो, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, इन दो को सॉल्व करोगे तो ये कोऑर्डिनेट मिलेंगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये तीन कोऑर्डिनेट मिलेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा। पर आप पहले अपने आप से पूछ लो, आप कोई पंडित थोड़ी हो कि कहीं कथा करने गए तो आराम से घंटे तक करेंगे, ऐसा करोगे तो लग जाएंगे 10 मिनट कम से कम, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना और फिर उसके बाद एरिया निकालना। तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मुला बता रहा हूं, पर लॉजिक ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू लॉजिक, तो आप क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मुला लिखिए, हाफ, पहले तो आप निकालना डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2p1 p2 p3, इन सबके मतलब बता रहा हूं अभी, डेल्टा का मतलब भी पता था आपको, a1 b1 c1 फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, मैं ऐसे बोलता हूं फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट हो, सेकंड इक्वेशन सेकंड हो, और कौन सी फर्स्ट इक्वेशन है कोई भी, कौन सी सेकंड है कोई भी, कौन सी थर्ड है कोई भी। आप बताओ कौन करंट में इसको हम क्या लेते थे, जीरो, इसलिए स्क्वायर नहीं करना पड़ा, अगर ये जीरो ही हो गया तो लाइन कौन करंट हुई, नॉन जीरो हुआ, ये हुआ डेल्टा। p1 p2 p3 क्या है वो बता रहा हूं, ये कहलाते हैं माइनर्स, क्या होते हैं बता रहा हूं, कैसे, कुछ क्या, डी लिख लो, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं ना, डी लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ये आपका तरीका सोचने का, आप डी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मेरा ये मानना है कि अगर एक चीज समझ ली, जैसे मेरे से तो M1 M2 भी नहीं लिखते बनता, मैं MEM लिखता हूं जगह, क्योंकि मुझे पता ना क्या करो, तो आप अपने ढंग से कर लिया करो उसमें से, जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब काम आपका ब्रेन कर रहा होगा। ओके, तो डी स्क्वायर अपॉन 2p1 p2, अब डी मतलब वही डेल्टा जो हमने कौन करंट के लिए पढ़ा था, ये निकालना है, अगर ये जीरो आ गया तो लाइन कौन करंट हो गई, जीरो नहीं आया तो इसका स्क्वायर लगता है ऊपर। इसके बाद p1 p2 p3 कहलाते हैं माइनर, जो कि स्लोप से निकलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको रब कर रहा हूं केवल, जैसे मुझे p1 निकालना है, तो कोई भी पहली लाइन को हटा दो, इस पे हाथ रखा तो बोलो एक्स वाई के कोफिशिएंट से, कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं, छोड़ दो इसको, बोलो a2 b3 माइनस a3 b2, p2 निकालोगे बीच वाली लाइन पे हाथ रख दो, और एरिया निकालना है तो प्लस माइनस का फर्क पड़ता नहीं है, बोलो a1 माइनस a3 p3, बोलो थर्ड लाइन पे हाथ रखो, a1 b2 माइनस, या इधर से भी देख सकते हो, जो इतनी मेहनत की लाइन मत देखो, पहली लाइन पे हाथ रखो a2 b3 माइनस a3, दूसरी पे हाथ रखो आंटी से, कांस्टेंट से लेना देना नहीं, दिस इज कॉल्ड p1 p2। वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत रेयर पूछते हैं, जेईई एडवांस वगैरह में आते हैं, आपके पेपर में नहीं आएगा, आएगा तो भी इस मेथड के बाद भी ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो कभी आ जाए, आइदर क्विट कर दो और देख लो क्वेश्चन का, कई बार क्वेश्चन ही इजी होता है। लिखिए क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, आज जो डीपीटी मिली है इसको एक बार फिर सॉल्व करना,
आज नहीं हो पाएगी डिस्कस, कल होगी, क्योंकि आज मैं आपको टाइप कवर करवा रहा हूं, पर आज की क्लास से आपकी डीपीटी के आधे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए क्वेश्चन, अब मैं इस फॉर्मूले का भी लॉजिक बताता हूं और कंसेप्ट भी बताता हूं। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, बिना इस फॉर्मूले के करेंगे, इतना सिंपल दे रहा हूं, और फिर फॉर्मूले से भी करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन को बताता हूं। लिखिए, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन y इक्वल टू x, y इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू 3x प्लस 4। जल्दी करिए, फॉर्मूले से करना, फॉर्मूले से, मेथड से करना, मेथड से। यस, अब कई लोग इसको गलती से क्या बोलने वाले, मैं बता रहा हूं, कौन करंट लाइन, इसका स्लोप बताओ कितना है, 1, इसका बोलो 2, इसका बोलो, तीनों के स्लोप अलग है, कौन करंट नहीं होंगी। इसका एंगल 45 डिग्री है, इसका एंगल 60 डिग्री से ज्यादा है, इसका भी 60, मतलब डायग्राम से समझे हम, तो ऐसी कोई गलती ना कर दें आप लोग, ठीक है। तो अब सुनिए, ये एक लाइन है y इक्वल टू एक्स, मान लो ये एक लाइन है, कोई भी ले लो, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू 3x प्लस 4, ऐसी 3 लाइनें हो गई। अभी मैं आपको बिना फॉर्मूले के करवाना चाहता हूं, क्योंकि मैं फॉर्मूले का प्रूफ या फॉर्मूले का लॉजिक सिखा दूं। इन दोनों का इंटरसेक्शन y की जगह x रखा तो 0 0, अब यहां y की जगह x रख दो, जल्दी हो जाएगा। x इक्वल टू 3x प्लस 4 तो माइनस 2x इक्वल टू 4, तो x कितना, x माइनस 2, तो y भी, y की जगह 2x रख दो यहां, तो x कितना माइनस 4, देखो कैसे, y की जगह 2x तो माइनस x इक्वल टू 4, तो x माइनस 4 यहां रखा तो y कितना माइनस 8, ठीक है, ये हो गया। अब इन तीनों के इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 1.00 हो तो बहुत ही आसान होता है, हाफ x1 y2 माइनस x2 y1, तो करो हाफ दिस इंटू दिस, माइनस 2 इंटू माइनस 8 माइनस x2 माइनस 4 इंटू माइनस 2, बोलो बेटा 1/2 16 8, यानी कितना 4। अब मैं आपको फॉर्मूले से सिखाता हूं, 4 यूनिट आया होगा आपका भी करके। अब मैं आपको इस फॉर्मूले से जो अभी लिखवाया था उससे भी सिखाना चाहता हूं, क्योंकि देखो ये पहले पूरा प्रॉपर मेथड तो ये, अब कभी भी दो लाइनें इस फॉर्म में दी हो तो मेरा सजेशन है उस फॉर्मूले में जाना, वो टाइम कंज्यूमिंग, इससे जल्दी होगा भाई, यही तो चीज है, यही तो अंडरस्टैंडिंग है कि ट्रिक है, पर ट्रिक कब यूज करना है। अभी मैं अगला क्वेश्चन दूंगा जिसमें ये निकालने में टाइम लगेगा, तो ट्रिक काम की, तो समझ में आ गया, इसका एक फटाक से निकल गया, क्योंकि ये 0 0 हो गया, ये इसमें रखा और ये इसमें रखा, तो पॉइंट मिल गया। पर इसी को हम उस फॉर्मूले से भी करेंगे डिजाइन। क्या था बताओ, पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 0, दूसरी है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, तीसरी बोलना क्या थी 3x माइनस वाई, राइट। अब सबसे पहला काम मुझे डेल्टा निकालना है, सारा खेल यही है, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 0, 3 माइनस 1, ये भी वैसे इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 4 के लिए सॉल्व करना है बस, बोलो माइनस 1 प्लस 2 तो कितना आ गया 4, यही आया, ये तो आया डेल्टा। अब डेल्टा तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक। अब डेल्टा आने के बाद हमें लगेगा क्या, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था हाफ डेल स्क्वायर P1 P2 P3, अब डायरेक्ट लिखना सिखाता हूं, यहीं से ढूंढवाऊंगा आपको, 1/2 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है। P1 के लिए इस पे हाथ रखो, माइनस 2 प्लस 3 कितना 1, इस पे हाथ रखो, माइनस 1 प्लस 3 2, इस पे हाथ रखो, माइनस 1 प्लस 2 कितना 1, ये फोर्स कैंसिल, तो कितना बचा, इससे भी जल्दी हो रहा है, जिससे भी करना चाहो। फिर समझ में आ गया। अब लिखो अगला क्वेश्चन, आलोक कुमार आपका आंसर रॉन्ग है, राहुल पाटीदार आपका भी रॉन्ग है। वन मोर क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन रब कर रहा हूं, 7x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, 7x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, 9x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये तीन इक्वेशन दिए हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है।
जिनको माइनर में दिक्कत है अभी समझा देता हूं फिर से। माइनर बेटा जैसे P1 निकालना तो इस वाली रो पे हाथ रखो, इसका इससे मल्टीप्लाई और -3 इंटू -1 तो -2 + 3 ये बचा 1 तो P1 लिख दिया। दूसरा माइनर निकालना तो इस पे हाथ रखो तो ये बचा 1 -1 3 -1 सॉल्व किया तो -1 + 3 तो ये आ गया 2 तो मैंने 2 लिख दिया था। थर्ड निकालना तो इस पे हाथ रखो, इन दोनों को करो। मतलब मेरा मानना डेल्टा से सब कर डालो ना, काय को इधर उधर लग आ गया। और बुक में क्या लिखा है इसमें मत उलझ जाना। किसी बुक में लिखा हो मान लो कोफैक्टर नहीं होते, वैसे वो माइनर होते, क्योंकि हमें उसके साइन को यहां पर हमें क्या करना है, साइन नहीं लेना है। कोफैक्टर किसको बताता है, अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ा है तो कोफैक्टर साइनिंग भी बताता है, मतलब उस पोजीशन का साइन क्या है, और माइनर केवल उस जगह की वैल्यू बता देता है। तो आप माइनर लिखा हो बुक में, कोफैक्टर लिखा हो, कंफ्यूज मत हो जाइए। पर सही वर्ड है इसका माइनर। बोलो जिसका आंसर सही मेरे पास, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन इसका आंसर है, तो मैं आपके आंसर को वेरीफाई कर दूंगा। बाकी मैं मेंटली लिखूंगा तो मैं वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा, आपसे करवाऊंगा। 6/275 ठीक है, पहला आंसर यही आ रहा है तो बहुत ही खुशी की बात है। पर इसके अलावा भी आ रहा हो तो हो सकता आ रहा हो, ट्राइंगल है, एरिया तो कितना भी आ सकता है। आज डेट क्या है, 2/2 ये। तो आज आपके पास व्हाट्सएप पे एक ये मौका है कि 1000 साल बाद ऐसा दिन आएगा, लिख दो कोई ना, तो किसी ने कभी वेरीफाई किया, अगले को बस देखिए, अरे वाह कितना अच्छा, चलो फॉरवर्ड कर दो। तो आप लिख देना ऐसा दिन जो है 857 साल बाद आएगा, जब मैं क्या होऊंगा मुझे भी नहीं पता। किसी भी रूप में हो सकते हो ना, कुत्ता बिल्ली गाय, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बोलिए दिस इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, दिस इज राइट आंसर। अब सुनिए जिसको समझ में नहीं आया हो वो समझ लीजिए कि क्या करना है। सबसे पूरा खेल डेल्टा पे। अब डेल्टा लिखा, सुनिए 7 - 2 10, 7 2 -10, कई लोग इसे परपेंडिकुलर लाइन बोल देते हैं, परपेंडिकुलर है, एक्स वाई इंटरचेंज नहीं हुए, 9 1 और 2, ये हुआ डेल्टा पूरा। पहले डेल्टा लिखो, इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 196। अब इसका स्क्वायर मत करने लग जाना आप, क्योंकि क्या होता है स्क्वायर करा तो जो चीज हमारा पास फॉर्मूला ये है, d²/2p1 p2 p2 p3, इसको d लिख लो, चलो कंफ्यूजन। आप बताइए 196 इंटू, उससे क्या होगा, जो चीज कैंसिल हो रही होगी वो पकड़ में आ जाएगी। हम पहले मल्टीप्लाई करें फिर कैंसिल करें नहीं। P1 फिर समझ लीजिए जिसको बाइक चांस नहीं आया, P1 मतलब पहली रो पे हाथ रखा, इसका कोई लेना देना नहीं, बस इसको देखो। तो 7291, 7 माइनस 18 कितना, अब माइनर है तो माइनर में साइन का कोई, इसका नेगेटिव साइन इग्नोर कर दो। तो क्या लिखा, क्योंकि क्या निकाल रहे हो, एरिया, नेगेटिव का कोई रोल नहीं, 11 लिख दो। फिर जब P2 निकालेंगे तो P2 में सेकंड रो को एलिमिनेट करना होता है, तो क्या क्या बचा, 7 - 2 91, तो 7 प्लस कितना, ये 25 लिख दिया। P3 के लिए थर्ड रो को एलिमिनेट करा तो 7 - 2 7 2 14 प्लस 14 28। अब जो कैंसिल हो रहा करते हैं, जैसे 11 से इसको कैंसिल करें तो 11 बन जाए 11, हो रहा है, नहीं हो रहा है तो ठीक है, तो 11 ऐसे, तो 14 से ये होगा 2 टाइम, ये 14 का स्क्वायर 196 ही होता है, तो 14 बच गया। अब ये 2 से कैंसिल तो 7 टाइम हो गया, और कुछ क्या, 2 से इसे कैंसिल कर दो 98, तो 7 इंटू 98 अपॉन 275, खत्म। अब इसे आप उस मेथड से जाके करते, मान लो करते तो बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि इन दो इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट, फिर इन दो का, फिर इन दो का, फिर उसके बाद एरिया अगला मूव होगा, तो टाइम लग जाएगा। पिछले में दोनों तरीके में से टाइम नहीं लग रहा था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मैंने बोला एरिया ट्रायंगल का क्वेश्चन छोड़ना, पर कौन सा, इस तरह का बाद में करो, पिछले वाले टाइप का पहले कर लो। तो ये भी डिसीजन लेना आना चाहिए कि एक ही टाइप में कभी टफ और सिंपल भी हो सकता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालिए, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये कल बता दिया था, बस ये लास्ट पढ़ाऊंगा। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अच्छा अब आप लोगों को कम से कम एरिया के 3 से 4 क्वेश्चन करने हैं, मैं दे रहा हूं आपको, वही कर लेना आप। 3x + 2y प्लस, इनके आंसर मेरे पास नहीं है, यूनिक आंसर इक्वल टू आंसर, 4x - 5y + 7 = 0, 6x + 7y, ऐसे कोई भी 3 4 क्वेश्चन लिख लीजिए। 1 2 6x - 9y + 13 = 0, 2x + 7y + 9 = 0, 3x - 4y + 11 = 0। ऐसे कम से कम 5-6 क्वेश्चन खुद बना के करिएगा, 2 मैंने बनवा दिए, इन 2 के आंसर्स आप लोग निकाल लीजिएगा। इसके अलावा जितने बनाने पर लॉजिक समझ में आ गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब हेडिंग डालिए डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अगर डिस्टेंस बोला है तो बाय डिफॉल्ट क्या है, परपेंडिकुलर। लिख लो तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मान लीजिए एक पॉइंट दिया है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वन वाई वन टू द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कल बताया था ना मैंने। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम गिवन पॉइंट, क्या फॉर्मूला था, ये इससे इस पर परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, ये परपेंडिकुलर आ गया। अब इस पॉइंट को मैं फुट बोलता हूं, तो कई लोग फुट में कंफ्यूज, फुट क्या होता है, भाई आप खड़े हुए, आपका पैर कहां पर पड़ेगा, जमीन पर। मान लो ये जमीन है, तो इस लाइन का ये क्या हुआ, ये एक पैर है इसका, तो कहां पे, इसको क्या बोलोगे आप बताओ, इस पॉइंट को फुट। तो पीएम कैसे निकालेंगे, मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एम दे दूं, तो पीएम इक्वल टू बोलो ए एक्स वन प्लस वाई वन प्लस सी अपॉन एक्स और वाई के प्लेस पर वो पॉइंट आ जाएंगे जो दिए हैं, और अपॉन में एक्स और वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर्स के सम का स्क्वायर रूट आएगा। अगर एक पॉइंट 0 0 है, मान लो 0 0 से निकालना होता तो और आसान हो जाता है, सी बाय रूट यस। अब एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखिए फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -3 टू द लाइन 6x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -3 टू द लाइन। -3 2 से निकालना है पी से एम तक का डिस्टेंस, तो पी एम बोलो -18 प्लस 8 प्लस 7 अपॉन रूट 6 का स्क्वायर प्लस ये बेटा 10 बचा माइनस का, अच्छा ये तो कितना गया 3 बाय रूट 36 प्लस 16 रूट 52, जिसको 3 अपॉन 2 रूट 13 भी लिख सकते हैं, है ना। क्या मिस्टेक की, ये एक मिस्टेक आपको आपको अंदाजा नहीं कितना पीछे करती है, और मैं श्योर हूं आपकी 90% प्रॉब्लम कैलकुलेशन स्पीड हड़बड़ाहट यही है। कई लोग हड़बड़ाते हैं पेपर में, मैं बोलूं कि हड़बड़ाओ मत, तो बोलेंगे हड़बड़ाऊंगा नहीं तो सर स्कोर कैसे बनाऊंगा, तो हड़बड़ाने से स्कोर नहीं बनता। कोई भी काम, मैं तो कह रहा हूं ये नहीं, जो काम आप पीसफुल माइंड से करोगे उसका रिजल्ट पॉजिटिव है, जो आप पेनफुल माइंड से करोगे उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होगा। भले स्कोर कमा भी लो पर वो लॉन्ग टर्म के लिए फायदा नहीं, तो आप इस बात का दिमाग में रखो। चलो वन मोर क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -3 6 टू द लाइन अभी आगे चल के फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं वो भी सिखाऊंगा। तीन चीजें उसमें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी है और इमेज ऑफ द पॉइंट भी है। यस। अब इसमें देखो मैंने क्वेश्चन लिखा, मुझे पता है इसके आंसर 2 3 आएंगे। पीएम बोलो 52 अपॉन रूट, देख रहे, बस तो घबराइए मत, कोई दिक्कत थोड़ी है, आप गलत थोड़ी कर रहे हो। देखो आप कैलकुलेशन पे तो ध्यान देना, हमें कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कैलकुलस में कैलकुलेशन का काम नहीं होता, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब चल रहे होते हैं, इंटीग्रल डिफरेंशिएशन, तो वहां मौका नहीं मिलता। कोऑर्डिनेट में बहुत कैलकुलेशन लगती है, मैं अभी अगले 1 महीने आपकी कैलकुलेशन पे ध्यान दूंगा, जहां मौका मिलता है मैं छोड़ता नहीं, प्रोग्रेशन में प्रति जगह करवा देता हूं। बाइनोमियल में इतनी कैलकुलेशन नहीं आती, पर एनसीआर में फिर भी आ जाती है। तो एलजेब्रा हुआ, कोऑर्डिनेट हुआ, जहां कैलकुलेशन का स्कोप है वहां करोगे आप। बोलो -39 12 6 प्लस 19 अपॉन 13 का स्क्वायर 169 प्लस 144। अब इससे ये बचा -20 और कम कर दो 52 अपॉन 313। ठीक, वन मोर क्वेश्चन, 3x minus 4y plus 7 equal to 0. Point perpendicular distance drawn from the point 2 3 to the line. यस भाई सिंपल है, ये पॉइंट है P 2,3, ये लाइन है,
3x माइनस 4y पीस m, बोलो 3 2 जा 6 माइनस 12 प्लस 7 अपॉन 9 प्लस 16, तो 1 बाय, सही है। ऑल्सो फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये क्वेश्चन थोड़ा इसलिए मैंने ऐसा करा, m के कोऑर्डिनेट बताइए। ऑल्सो फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आप में से कई लोग ये दिमाग में आ रहा होगा कैसे निकालेंगे, कुछ ने सोच लिया होगा कि कैसे निकालना है और उनको निकाल भी देंगे, और जो उलझे होंगे वो उलझे रहेंगे। ऑल्सो फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अब बताइए फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब है इस लाइन का और इस लाइन का क्या इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये लाइन तो पता है, ये लाइन पता नहीं है, पर पता बहुत आसानी से चल सकती, क्यों? क्योंकि इसका पता इतना है कि ये इसके परपेंडिकुलर है, कुछ और होती तो मुश्किल होता पता करना, है ना। हाँ, तो आप बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी इसके परपेंडिकुलर लाइन की, ये दोनों इंटरचेंज होते हैं, इक्वल टू लेमडा, मुसीबत लेमडा निकालने की, पर पता ये लाइन 2 3 से पास हो रही तो लेमडा मिल जाएगा, 8 प्लस, तो लेमडा बोलो 17, सही है। तो आपको ये लाइन की इक्वेशन मिल गई बेटा क्या, 4x प्लस 3y माइनस, वैसे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा इस लाइन को जो कर रहा है, पर हो सकता है कि यहां का पॉइंट ना सेटिस्फाई कर जाए या यहां का ना कर जाए, इसलिए मेथड आना जरूरी है। अब ये लाइन पता और ये पता, तो अब क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y, तो x अपॉन 68 माइनस 21, y अपॉन 28 प्लस 51, मेरा मत देखना मैंने सही लिखा, आप अपना देखना, 9 प्लस 16, तो ये कितना, x अपॉन y अपॉन, बोलो 79, 1 अपॉन, तो x क्या आ गया, देखिएगा, देखिए आपका क्या है, ठीक है। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर वर्ड बोला है ना। अब अगला क्वेश्चन कई लोग बोलेंगे सर ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी लाइन, जबकि वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, फुट ऑफ, तो बाय डिफॉल्ट लाइन परपेंडिकुलर होगी, डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है। कई बार हम वो क्वेश्चन करते हैं जो कि कोई बिना सर पैर के होते हैं, पर फिर भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर समझ में आ गया। अब ये मेरा क्वेश्चन था इसलिए ऐसा आया, बुक का होगा तो आएगा 2 3 4 5, बस इजी क्वेश्चन हो जाएगा, उससे इंप्रूवमेंट ही नहीं आता कैलकुलेशन का, इंप्रूवमेंट बुक के क्वेश्चन से नहीं आएगा, वो आपको अलग से ही उस पर एफर्ट लगाना पड़ेगा। और मैं श्योर हूं, मैंने इतने साल पढ़ाया हुआ, आईआईटी कैट सबको, कोई स्कूल में कभी कोई टीचर ने कैलकुलेशन के लिए कोई मेहनत नहीं की, सबने टॉपिक पढ़ाए, कैलकुलेशन के लिए ना कोई मेहनत की है, ना बच्चे को बोला करो और ना बच्चा करता है, क्योंकि बच्चा वही करता है जो टीचर बोला, उसमें भी जितना गुंजाइश होता है उतना छोड़ने का वो कर लेता है, बातें भले कितनी कर ले पर जितनी गुंजाइश होती है जहां जहां से कट सकता है बच लेता है वो, तो ध्यान रखिए, क्लियर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट याद है। अब वैसे ये जो कोऑर्डिनेट आए हैं, अगर मैं बिना इक्वेशन के भी करना मतलब ऑप्शन से करना चाहता तो पहले ऑप्शन से ही करता, ये कोऑर्डिनेट इस लाइन को सेटिस्फाई, पर जब 3 रिजेक्ट होंगे तो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, जैसे एक मेंस में क्वेश्चन आया था एक बार, उसमें चारों पॉइंट इस लाइन के दे दिए, नहीं समझे, सी और डी। अब ये ठीक जो इससे गिरेगा वो फुट है, बाकी तो इस पे इनफाइनाइट पॉइंट है, तो अगर एक ही ऑप्शन है तो करेक्ट आंसर है, नहीं तो फिर मेथड से करो, क्लियर बात। अच्छा, इसी के साथ इमेज भी पूछते हैं, इस पॉइंट की इमेज भी पूछ सकते हैं, अगर इसको मिरर मान लें तो इमेज पूछिए तो भी फुट निकालना पड़ेगा, ये भी ऑप्शन से हो जाता है। कैसे निकालना पड़ेगा, जो भी इसके कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स डैश, इन दोनों का मिड पॉइंट होता है फुट, यानी एक्स डैश प्लस 2/2 इक्वल टू मिड पॉइंट, समझ में ना आया तो कल फिर बताऊंगा, वाई डैश प्लस 3/2 इक्वल टू, इससे निकलता है क्या, इमेज, अगर पूछी जाए तो फुट और इमेज का ये लॉजिक है। डन। तो अब आप इस वाले पोर्शन की प्रैक्टिस करिए, कल इसी पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइन की थ्योरी लगभग खत्म हो गई है, करीब 10-15% स्टैंडर्ड थ्योरी बची जो कल करवाऊंगा, साथ में कल ये डीपीटी डिस्कस करूंगा। आप लोग इस डीपीटी को एक बार फिर करना, आज अब करोगे तो बहुत बनेगा, क्योंकि आज काफी कुछ पढ़ा दिया। आज जिस ढंग से स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, उम्मीद है कि आप स्ट्रेट लाइन में परफॉर्म कर लोगे, पर उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, सोचना नहीं है। बहुत लोग हैं जो बहुत ज्यादा सोचते हैं बैठ के कि मुझे बहुत कुछ करना है जीवन में, मैं अच्छा बहुत कुछ करूंगा, बस मेरी किस्मत साथ नहीं देती। और अक्सर ऐसा होता है कि मैं जो प्लान बनाता हूं वो अगले दिन फेल हो जाता है। मेरी कुंडली में भी यही लिखा है, मेरे मम्मी पापा ने भी यही बताया, पंडित हमेशा ऐसी बात करता है जिससे आप खुश रहो। आप किसी भी बच्चे की कुंडली दिखा दो, वो यही बोलेगा कि आप मेहनत तो बहुत करते हो, फल नहीं मिलता। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने जितनी मेहनत की उसको उतना फल मिला है। बस ये सुनते ही हम खुश हो जाते हैं, यार मेहनत तो करते हैं, फल मिलना नहीं, काय को मेहनत करें। तो ये कुंडलीबाजी के चक्कर में ना पड़ जाए, पढ़ाई कर लें। तो ये डीपीटी आज के टॉपिक पे बेस्ड है। देख लो बेटा, इक्वेशन सब सही है, अगर गलत की तो करेक्ट कर लेना। आप चेक कर लो, क्यों परपेंडिकुलर इक्वेशन गलत लिखी मैंने, सही है बेटा, आपने कहीं गड़बड़ कर दी, गलत है। अरे मैंने गलत भी किया तो आप सही कर लेना अगर किया तो।